हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम ट्रायल का तीसरा वीडियो आपको बताएंगे जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 251 से लेकर 259 तक इनके बारे में विवरण दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 251। तो सीआरपीसी की धारा 251 क्या कहती है? अभियोग का सारांश बताया जाना, जिसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो सब्सटेंस ऑफ एक्यूजन टू बी स्टेटेड। अब धारा 251 क्या कहती है कि जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और उस पर अभियुक्त से ये पूछा जाता है कि जब कि ये जो कार्यवाही चल रही है वो तुम्हारे इस मामले को लेकर चल रही है, तो क्या वह अपनी प्रतीक्षा करना चाहता है या उस पर जो अपराध घटित हुआ है, जो उसने अपराध किया है समन मामले के अनुसार, क्या वो उसको मानता है या नहीं मानता। तो धारा सीआरपीसी की 251 यही कहती है कि जब अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि जो वियोग चल रहा है, जो प्रक्रिया जो तुम्हारे मामले को लेकर चल रही है, क्या वो उस मामले को स्वीकार करता है या विरचित करता है या अपना प्रतिरक्षा करना चाहता है। ठीक, अब बात करें सीआरपीसी की धारा 252। तो 252 क्या कहती है? दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध, कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी। अब मजिस्ट्रेट यह अभियुक्त से पूछता है कि जो प्रक्रिया जो तुम्हारे खिलाफ चल रही है, क्या तुम उस अपराध को स्वीकार करते हो? अगर वह अभियुक्त स्वीकार करता है कि हाँ महोदय, मैंने जो गलती करी, ये मैंने गलती करी है जिसके लिए मैं दोष सिद्ध हूं, तो मजिस्ट्रेट उस पर अपने विवेकानुसार उसको दंड सुना सकता है, सजा सुना सकता है या जुर्माने से दंडित कर सकता है। यह सीआरपीसी की धारा 252 कहती है। और अगर नहीं स्वीकार करता है तो वो आगे की प्रक्रिया है। अब बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 253। तो 253 क्या कहती है? छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध। छोटे मामले, मान लीजिए कि छोटे केस है, जैसे मान लीजिए कि किसी का चेक बाउंस हुआ है 1000, 1200, 1500, 2000 का। अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष नहीं होता और जानता है कि उसने ये गलती करी है, तो वो मजिस्ट्रेट को डाक द्वारा वो जुर्माने का पैसा और जिस पैसे की वजह से मुकदमा उसके ऊपर चलाया गया था उसको वो डाक से भेज सकता है बिना न्यायालय में उपस्थित हुए बिना। अगर मामला छोटा है तो अभियुक्त जुर्माना न्यायालय के समक्ष डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकता है और दोष मुक्त हो सकता है। अब बात करें धारा 254 सीआरपीसी की। तो प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना किया जाए, प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त के द्वारा 252 या 253 के अधीन अगर दोष सिद्ध नहीं कर पाता है तो अभियुक्त को सुनने के लिए कहता है कि अगर तुम इस दोष मुक्त दोष सिद्ध नहीं करते हो तो तुमको साक्ष्य देना पड़ेगा जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। तो वह जानता है कि जब उसने अपराध नहीं किया तो उसके पास कोई ना कोई साक्ष्य होगा, कोई ना कोई सबूत होगा जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगा। तब न्यायालय क्या करेगा? उस साक्ष्य को देखेगा और अपने विवेकानुसार निर्णय करेगा। ठीक है ना। तो धारा सीआरपीसी धारा 254 क्या करती है? प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना किया जाए। भाई, जब अभियुक्त अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को दोष सिद्ध नहीं करता है तो वो उसको साक्ष्य प्रस्तुत करना जरूरी है। आखिर कैसे उसकी बात का ये प्रूफ माना जाएगा कि उसने दोष नहीं किया है? तो ये सीआरपीसी की धारा 254 कहती है। अब हम बात करें सीआरपी की धारा 255, दोष मुक्त या दोष सिद्ध। मतलब एक्विटल और कन्विक्शन, मतलब या तो दोष मुक्त होगा या तो दोष सिद्ध होगा। जब मजिस्ट्रेट धारा 254 के अंतर्गत अभियुक्त पर को पेश कराया जाता है, अगर वो दोष मुक्त है तो न्यायालय धारा 325 और 360 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करता है। जब वो दोष नहीं करता है तो वो धारा 325 और 360 के अंतर्गत
अधीन क्या करेगा, कार्यवाही नहीं करेगा। और अगर उसने कोई दोष किया है तो मजिस्ट्रेट धारा 252 और 255 के अधीन उस अभियुक्त पर चाहे तो परिवाद और किसी प्रकार का रहा हो जो उसने स्वीकार किया है, उसके लिए उसको अपने दिमाग के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार साक्ष्यों के आधार पर उसको सजा सुना सकता है, जो कि धारा 255 कहती है सीआरपीसी की। अब 256 परिवाद का हाजिर ना होना या इसकी मृत्यु हो जाना। अब जैसे मान लीजिए परिवाद हाजिर ना हुआ हो, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन निर्णय किया गया और उस दिन अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए सुनवाई उसकी क्या गई, स्थगित हो गई, आगे के लिए बढ़ा देगी। भाई कारण पता होने चाहिए कि वो क्यों नहीं आया, ऐसा तो नहीं कि उसकी मृत्यु हो गई या उसको कोई बीमारी है। तो उस स्थिति में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा निम्नलिखित कारणों से। अगर वो ये कारण होते हैं, अगर वो बीमार है और या वो मर चुका है तो उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। परंतु जहां पर परिवाद का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन के वकील द्वारा चलाया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट की राय होगी कि परिवाद को व्यक्तिगत हाजिरी आवश्यक नहीं है, वहां मजिस्ट्रेट उसके हाजिरी से उसे अभिमुक्त दे सकता है और मामले की कार्यवाही कर सकता है। मान लीजिए अभियुक्त खुद अगर आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा और अपने वकील को भेज रहा है, तो उस स्थिति में न्यायालय उसके अनुसार कार्यवाही करेगा। अब बात करते हैं 257 की, कि वह परिवाद कब वापस ले सकता है, कब रिपोर्ट, कब समन अपना वापस ले सकता है। यदि परिवाद किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अंतिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है, अंतिम आदेश आने के पहले पहले अगर मजिस्ट्रेट की समस्या का समाधान कर देता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध जहां एक से अधिक अभियुक्त होंगे, उन सब या उन सब के विरुद्ध किसी परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा देने का पर्याप्त आधार है, जो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा, तब उस अभियुक्त को जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस किया जाता है दोष मुक्त करा देगा। तो सीआरपीसी की धारा 257 के अनुसार अगर समझे तो कि परिवाद को वापस कब ले सकता है, यदि न्यायालय के समस्याओं का समाधान, मतलब मजिस्ट्रेट की समस्या का समाधान अगर कर दिया जाए, तो अभियुक्त जो एक से अधिक है तो उनका परिवाद वापस लिया जा सकता है, उनकी रिपोर्ट, उनका समन वापस लिया जा सकता है, अगर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और समस्या का समाधान कैसे करेंगे? डाक द्वारा जुर्माने की राशि या जो दंडित राशि है उसको अगर भेज देते हैं। अब सीआरपीसी की धारा 258 क्या कहती है? कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। तो परिवाद से भिन्न आधार पर किसी समन मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसका लेखबद्ध किए जाएंगे कार्यवाही को किसी भी प्रकरण में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है, कोई भी निर्णय सुनाए बिना उसको रोक सकता है। कुछ मामलों में रोकने की शक्ति है, या प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट हो या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के मामले की सुनवाई को रोक सकता है अगर अभियुक्त ने वहां पर अपील की होगी, तो क्योंकि उसके पास ये शक्ति होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों को वो रोक सकता है जो उसके ऊपर मुख्य न्यायालय होगा। अब धारा 259 क्या है? समन मामलों को वारंट मामले से संपर्क करने की न्यायालय शक्ति। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं, तब क्या किया जाता है? तब समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित कर दिया जाता है, तब फिर उनके केस की सुनवाई वारंट मामलों के तहत होती है। यह धारा 259 कहती है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे समन मामले जिनको वारंट मामलों में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब ऐसे मामले क्या हैं? देखिए, जब किसी ऐसे अपराध से संबंधित समन मामले के विचारण के दौरान जो 6 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, ऐसे अपराध जिसमें अभियुक्त 6 माह से अधिक कारावास से दंडनीय है, तो ऐसे समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में उस अपराध का विचारण वारंट मामलों के विचारण के प्रकरण अनुसार किया जाना चाहिए। तो न्यायालय को यह ज्ञात होता है, अपर न्यायालय को, कि इस मामले को वारंट मामले के तहत प्रक्रिया को अधीन करना चाहिए, चलाना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट वारंट मामलों के विचारण के लिए संहिता के अनुसार उबंधित रीति से उस मामले को पुनः सुनवाई कर सकता है और ऐसे साक्ष्यों को पुनः बुला सकता है जिसकी परीक्षा की जा चुकी है। मतलब समन मामले में जिन अभियुक्त की परीक्षा ली जा चुकी है, जिन साक्ष्यों को देखा जा चुका है या जिनकी सुनवाई सुनी जा चुकी है, उनको वारंट मामलों के अधीन जब दोबारा प्रक्रिया होगी तो उनको दोबारा बुलाया जा सकता है।
तो आज के इस वीडियो में हमने समन मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जो विचारण किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, जो कि धारा 251 से 259 है। उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, घर पे बने रहिए और जो भी बातें बताई जाती है उसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइए। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।